Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Sajdevi, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope some mast honge, swast honge. So, today we are going to do top five numericals of atoms and molecules. तो ये सेशन अगर आपको लगता है कि यार मुझे न्यूमेरिकल्स की जरूरत है, मुझे प्रैक्टिस करना है, एज वेल एज कि यार किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, सो इन दैट केस दिस सेशन इज एब्सोल्युटली फॉर यू. So, without any delay, let's get ourselves started. So, please कृपया करके अपने साथ पेन एंड पेपर जरूर रखें क्योंकि न्यूमेरिकल्स है तो obviously you have to solve them. Now, आप लोगों के न्यूमेरिकल्स की मार्किंग स्टेप वाइज होती है, जैसे मैथ्स में होता है, फिजिक्स में होता है, बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनका मार्किंग भी स्टेप वाइज होता है. तो आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू टुडे कि आपको कैसे स्टेप्स को मेंशन करना है जिससे कि आप एक भी मार्क्स ना गवाएं. So let's start with the schedule of the week. So, guys, if you have seen the session मैंने Tuesday को science behind Navratri लिया था. That was a fun session. It was just a greeting session kind of a thing. So go check that out. And then on Wednesday, all chemical formulas from atoms and molecules पे हमने discussion करा था. तो एक बार में अगर आपको formula making revise करना है या सीखना है, so that I discussed on Wednesday at 6:30 p.m. So if by any chance you missed it, go have a look. आज हम लोग करने वाले टॉप 5 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आगे आने वाले वीक में वी विल बी डूइंग एनसीईआरटी मैराथन ऑन इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, जहां पे हम लोग ऑब्वियसली पूरा चैप्टर चार्ट जाएंगे एंड घोट के पी जाएंगे. And after that, you won't have to worry about this chapter again. सीधा एग्जाम से पहले उठाने की जरूरत पड़ेगी. Along with that, we will be having a we scorer, we quiz on is matter around us is pure. So do not miss that part also. It's a fun session जहाँ पे आप लोग मस्ती मस्ती में you solve lot of questions. So yeah, अगर समझ आएगा तो मजा आएगा तो समझ आएगा. And on Sunday we'll be having top 10 AR based matter in our surrounding, which is assertion reason questions. Don't let what you cannot do interfere with what you can do. हर जगह हर चीज नहीं कर सकता है. So don't just think you're a loser or something, but focus on something that you can do. और हो सकता है कि वो चीज कोई और ना कर सके. So it was well said. Yeah. All right, guys. So let's get ourselves started with our number one question. Question number one says, if 10 grams of calcium carbonate on heating gives carbon dioxide and calcium oxide. तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमने 10 ग्राम लिया है, हीट करा है, आपको मिला 4.4 grams of carbon dioxide, 5.6 grams of calcium oxide. You know calcium oxide को हम लोग चूना भी कहते हैं. चूना जो दीवारों पे लगता है पान में जो खाते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं. और मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है. एगशेल का फॉर्मूला भी यही होता है. एंड चॉक, जिससे तुम लोग क्लास में चेपा चेपी खेलते हो, उस चॉक का फॉर्मूला भी यही होता है. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. आपने ये वैल्यूज देखी है. 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड. व्हाट आर show that these observations are in agreement with law of conservation of mass. तो क्या बोली पब्लिक, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अग्रीमेंट में है या डिसोबे कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था हमारे पूजनीय पप्पा जी ने, दैट इज मिस्टर एंटनी लावेसियर जी. एंटनी लावेसियर ने कहा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मींस अगर टोटल मास रिएक्टेंट का 10 ग्राम है यहाँ पे, तो 10 ग्राम ही आपके प्रोडक्ट का मास होना चाहिए. सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी एब्सोल्युटली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो आपको क्या लगता है 5.6 प्लस 4.4 कितना होता है भाई? इट इज 10 ग्राम्स. सो रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम, प्रोडक्ट का टोटल मास 10 ग्राम. सो दोनों तरफ इक्वल इक्वल है. बोले तो यस, इट इज इन अग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कैसे लिखोगे? तो आप सोल्यूशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट लिखा, टोटल मास आपने इसको ऐड करके 10 ग्राम्स लिखा, फिर आप यहाँ लिखोगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, सो देयरफॉर इट इज एन अग्रीमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चाहे तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं. वो पूरा लॉ. Your boss, give me a thumbs up in chat box.
Simple question now. Moving on to our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास. बाय मास है तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ 1 ग्राम 8 ग्राम. कैन आई राइट दैट? यस, आई कैन मेंशन दैट. टू फॉर्म वाटर व्हिच इज H2O. कितना मास ऑक्सीजन का, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 grams ऑफ हाइड्रोजन गैस. आप लोग ने मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड करके एक मेथड पढ़ा है, यूनिटरी मेथड पढ़ा है, जहां पे आपने देखा कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड है 8 grams ऑक्सीजन की, therefore 3 grams हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीटली रिएक्ट एंड फॉर्म वाटर? 8 डिवाइडेड, 1 को डिवाइड करते हैं, इधर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, which is 3. that gives you 24 grams as your answer. अब यूनिट नहीं लिखोगे, मार्क्स कटेगा. कैलकुलेशन मिस्टेक करा, ऑब्वियसली मार्क्स कटता है. लेकिन अगर आप ये स्टेप्स लिखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मार्क्स मिलने की गुंजाइश होती है. तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन करा था कि बॉस स्टेप वाइज मार्किंग होती है. बाय एनी चांस आपने बाय मिस्टेक आपने कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया या फिर लिखने में कॉपी करने में कहीं से गलती हो गई, अगर आपने स्टेप सही लिखे हैं, फॉर्मूलाज जहां जहां पे यूज होते हैं, अगर आपने वो फॉर्मूलाज ढंग से मेंशन करे तो उनके मार्क्स एटलीस्ट यू कैन गेन. सो यू विल बी ऑन अ सेफर साइड अगर आप स्टेप मार्किंग स्टेप्स में प्रॉपर अपना आंसर लिखते हैं. एंड स्टेप मार्किंग आप लोगों की वैसी ही होती है. फाइन. So it's a win-win situation for you all. So better not be a lazy writer in your exams. जब लिख रहे हो तो properly explain करके लिखो. Don't be lazy with that thing. All right, guys. So we have ratio of hydrogen 1:8. So let X gram of oxygen requires. Okay, they have explained it in a different form. हमने अलग यूनिटरी मेथड करा है. अगर आपको ये आसान लगता है तो प्लीज गो फॉर इट. एंड एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना निकाला? 24. ठीक है. ऑलराइट. So let's move on. Are you ready? Very steady pill. Chagde fateh. Okay, question number 3. Let's solve some chemical loads, guys. 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen. That gives you 11 grams of carbon dioxide. ठीक है. कार्बन 3 ग्राम का है, बर्न करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि 8 ग्राम है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 11 ग्राम्स का. Okay. What mass of carbon dioxide would be formed if 3 grams of carbon is burnt with 50 grams of oxygen? And question और क्या पूछ रहा है? Which law of chemical combination will govern this answer? So let me give you little revision here. Law of chemical combination के अंडर आपने 2 लॉज पढ़े हैं. एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ मास का भी हमने एक क्वेश्चन लेके आए जो कि हमारे एंटनी लावेसियर जी ने दिया था. कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया है मिस्टर जोसेफ प्राउस्टे, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर डिफरेंट कोई भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू मेक अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है दे विल ऑलवेज बी देयर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो एंड अ कांस्टेंट होल नंबर रेशियो. कांस्टेंट मतलब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी सोर्स करूं, चाहे लैब में बनाए चाहे एनवायरमेंट से उसका सैंपल लें, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन इज टू ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो कांस्टेंट रहेगा. दैट वुड बी 3:8 no matter what source will I pick it from. ठीक है. ऐसे ही पानी के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो विल बी 1:8 बाय मास नो मैटर फ्रॉम वेयर आई पिक वाटर. चाहे मैं वो टैप से निकालू, इंडिया से लू, ऑस्ट्रेलिया से लू, कहीं से भी पानी का सैंपल उठाओ, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा. राइट. तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी इन अ रेशियो ऑफ 3:8 बाय मास. मतलब 3 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम 3 ग्राम कार्बन है, reacts with 8 grams of oxygen and that gives you 11 grams of carbon dioxide. तो अगर मेरे पास 3 ग्राम कार्बन है तो क्योंकि ये प्रपोर्शन फिक्स्ड होता है, ये रेशो
फिक्स्ड होता है, तो इस 50 ग्राम की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे इस 50 ग्राम में से सिर्फ 8 ग्राम की जरूरत है, बाकी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। सो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसको और आसानी से समझने के लिए, और हमेशा याद रहेगा आप लोगों को। घर में आप चाय बनाते हैं, ठीक है, हर किसी को चाय बनानी आती है, दैट्स अ बेसिक स्किल। तो जब आप चाय बनाते हैं, लेट्स से आपके घर कोई मेहमान आए, ठीक है, कोई गेस्ट आए और आपके पेरेंट्स ने बोला कि जाओ बेटा चाय बना के लाओ, क्योंकि सबसे पहले हम ही निशाने पे आते हैं। जैसे कोई आते, बेटा बेटा जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं मेरा बच्चा, बहुत अच्छी चाय बनाते, जाओ 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 चाय बना के लाओ, है ना। हम फंस जाते हैं। अब गए तुम चाय बनाने, गेस्ट आए 5, अब जितना सामान आपके पास है वो 4 गेस्ट के लिए है। लेट्स से कि आपके पास 1 कप दूध है ना, 1 कप मिल्क है, एंड उससे सिर्फ 4 कप चाय बन सकती है। और उसके अलावा यू हैव एवरीथिंग इन एम्पल अमाउंट, शुगर काफी सारा है, पानी खूब है, पत्ती खूब सारी है, बट मिल्क का अमाउंट लिमिटेड है, ठीक है। तो किस चीज के हिसाब से आपका प्रोडक्ट डिसाइड होगा? चाय किस हिसाब से बनेगी? जो सबसे कम सामान है उसके हिसाब से बनेगी, है ना। तो यहाँ पे 3 ग्राम्स को सिर्फ 8 ग्राम की ही जरूरत है, बाकी जो है वो वेस्ट है, वो अनयूज रहेगा। तो 1 कप मिल्क 4 कप के लिए रखा हुआ है, बाकी की चीजें चाहे कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब अनयूज रहेगा। 4 कप बनाने के लिए जितनी चीजें चाहिए हम उसको यूज कर लेंगे, बाकी सब एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा चाय पत्ती, एक्स्ट्रा वाटर विल बी अनयूज्ड, लेफ्ट अनयूज्ड, ठीक है। तो ये जो सबसे कम अमाउंट में, दैट डिसाइडेड योर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पे 50 में से 8 ग्राम इज ओनली रिक्वायर्ड, रेस्ट 42 ग्राम्स विल रिमेन अनयूज्ड। तो आप इसको ऐसे ही लिख कर आएंगे। एंड यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? इट विल बी 11 ग्राम ओनली, विच इज व्हाट। So how will you write your answer? Question में आपको दिया, when 3 grams of carbon is burned with 8 grams of oxygen, that gives you 11 grams of carbon dioxide. It means that all carbon and oxygen are combined in a ratio of 3:8 to form carbon dioxide. है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन 3:8 के है, 8 plus 3 that gives you 11 grams. So when 3 grams of carbon and 50 grams of oxygen, then only 8 grams of oxygen will be used, क्योंकि constant ratio, ये पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन पे। तो 3 ग्राम में से 50 ग्राम में से वी ओनली रिक्वायर 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्ट विल बी अनयूज्ड। इन टोटल हमें 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। सो 42 ग्राम्स will remain unused. क्लियर है बॉस? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन से लॉ को इंडिकेट करता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। आपको लिखना कैसे क्वेश्चन ये समझो, आंसर एक बार को आप समझ जाओगे, बट उसको लिखने के टाइम पे यू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी कि आप अपना आंसर कैसे फ्रेम करो या पोर्ट्रे करो। Alright guys, moving on to our next question. In a reaction, 5.3 grams of sodium carbonate, which is Na2CO3, 5 grams, reacts with ethanoic acid. Do you know what is ethanoic acid? चाउमीन खाते हो, मंचूरियन फ्राइड राइस खाते हो, एकदम चट चट करके, है ना, खट्टा खट्टा सा लगता है, तो वो खट्टापन कहाँ से आता है? विनेगर से। विनेगर इज ओनली इथेनोइक एसिड विच इज CH3COOH। तो यहाँ पे 6 ग्राम इथेनोइक एसिड है। इन्होंने क्या प्रोड्यूस करा? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 2.2 ग्राम्स, वाटर प्रोड्यूस करा विच इज 0.9 ग्राम्स, and they also produce sodium ethanoate which is CH3COONA, and that will be 8.2 grams. So आपसे पूछ रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है इज इन अग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 plus 5 11 ग्राम्स है, ठीक है। 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 कितना निकला? कितना है भाई? Will that come similar to that of reactant? Sorry, 5.3 है, my bad. 5.3 reacts with 6. So yeah, that will make a difference here. ये गलती भी मत करना कभी पेपर में, कॉपिंग रॉन्ग वैल्यूज, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। या
Come on, come on, come on. 5.3 of sodium carbonate reacts with 6 grams of ethanoic acid, produces 2.2 grams of carbon dioxide, zero point 0.9 grams of water, 8.2 grams of sodium ethanoate. Show that, is it in agreement with law of conservation of mass? Yes, it is in agreement with law of conservation of mass. क्योंकि total reactant का mass and product का mass बराबर है. So, absolutely, again, law of conservation of mass किससे दिया था? Anthony Lavoisier. Total mass of reactant should be equal to total mass of the product. So 11.3 है, बाद में भी 11.3 आया है. That will going to give you total reactant equal to total product का mass. So yes, it shows the agreement with law of conservation of mass. Clear है? Reactions, कई बच्चे पूछते हैं मैम रिएक्शन लिखना जरूरी है? नो, ऑब्वियसली अभी आप इतने फॉर्मूलाज के बारे में नहीं जानते हैं. एसिटिक एसिड के फॉर्मूलाज इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट. सोडियम एसिटेट के बारे में अभी आप लोग इतना नहीं जानते, तो नहीं, आपसे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखी जाती कि आप ये फॉर्मूलाज मेंशन करें. तो ये तो आई एम राइटिंग इट, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ. फिर एग्जाम में अगर कोई और रिएक्शन आ जाता है तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. So that's okay. No one is expecting at this point of time. So yeah, you're saved for now. Next question. Question number 5. Come on, guys. Simple, easy peasy, lemon squeezy. ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके पेपर में, एंड आप लोग कई बार टेस्ट दे चुके हैं, अपने स्कूल में भी पीरियोडिक्स दे चुके हैं. सो यू नो दिस वेरी वेल. मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास यूनिट्स डायरेक्टली पूछा जाता है. So, formula unit mass हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? This fancy term is used for ionic compounds. और मजे की बात ये है कि ये मॉलिक्यूलर मास के जैसे कैलकुलेट होता है, बस एक फैंसी सा नाम दे दिया इनको चिपका के कि भाई फॉर्मूला यूनिट मासेस हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग प्यार से फॉर्मूला यूनिट भी बुलाते हैं. बस. सो जिंक ऑक्साइड के अंदर जिंक का आपको मास दे रखा है विच इज 65. सो बेसिकली उन्होंने आपको सब कुछ फीड कर रखा है यहाँ पे, ईच एंड एवरी डिटेल, हर एक एटॉमिक मास दिया है. सो जिंक के एक एटम का मास 65 है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है. तो यहाँ पे दोनों एक एक एटम 65 प्लस 16. दैट वुड बी योर आंसर. सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड, 2 सोडियम है, एक सोडियम एटम का मास 23 है, तो 2 का कितना होगा? 2 into 23 प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है जिसका मास है 16. सो दैट वुड बी 46 प्लस 16 वुड बी योर आंसर. राइट? सिमिलरली K2CO3 की बात करें तो पोटेशियम के एक एटम का मास है 39 और यहाँ पे 2 है. सो दैट वुड बी 39 into 2 प्लस एक कार्बन का एटम है, दैट मींस इट वुड बी 12. लिखा है 12. Plus, there would be 3 atoms of oxygen here. एक atom of oxygen का mass 16 है, तो 3 का कितना होगा? 16 into 3. Clear? All right. So, do let me know your final answers in the chat box. Let's make it A, B, C. है ना? A, B, C के फॉर्म में मुझे जल्दी से अपना आंसर बताओ chat box में. Now, it's time for me to reveal. Are you right or not? Let's check. So, zinc oxide 81U, sodium oxide 62U, and potassium carbonate will be 138U. U क्या है? U is a unit called as unified mass, and ये हम कब use करते हैं? Relative atomic masses, relative molecular masses, relative formula unit mass के लिए. ठीक है? So अगर U नहीं लगा रहे हो तो 81 AMU भी लिखोगे तो भी चलेगा. एक कोई गाल है भाई. ठीक है? Alright. So these are top 5 numericals जो आपके पेपर में आ सकते हैं. इनके जैसे और questions भी बन सकते हैं, but concept आपका यही रहेगा. So please practice as many questions as you can. So I hope this was helpful for you. So if yes, do like this session as well as subscribe it, comment and share it with your friends. That was it from my side. This is me, Rajta Sachdeva, signing off. Thank you. Take care. Stay safe. Stay happy always. Thank you. Bye.